देवकीनंदन खत्री के उपन्यास चंद्रकांता के 26वें अंक के साथ हम आज फिर उपस्थित हैं। खो वाले तिलिस्म के अंदर बाग में कुंवर वीरेंद्र सिंह और योगी में बात हो रही थी। वनकन्या और इनके अय्यार बखूबी सुन रहे थे। कुमार ने कहा, चंद्रकांता कहाँ है? जीवित है या मर गई? योगी ने कहा, राम राम, चंद्रकांता को कोई कैसे मार सकता है? कुमार ने कहा, उनसे मुलाकात कब होगी? योगी ने वनकन्या की तरफ इशारा करके कहा, जब ये चाहेगी। ये सुनकर वनकन्या की तरफ देखने लगे। उनकी हालत अजीब थी। बदन में घड़ी घड़ी कपी हो रही थी। घबराई सी नजर पड़ती थी। उसकी ऐसी गति देखकर एक दफा योगी ने अपनी कड़ी और तिरछी निगाह उस पर डाली तो संभल गई। कुंवर वीरेंद्र सिंह ने इसे अच्छी तरह से देखा और कहा, अगर आपकी कृपा होगी तो मैं चंद्रकांता से अवश्य मिलूंगा। योगी ने कहा, नहीं, कि काम बिल्कुल इसी के हाथ में है, मगर ये मेरे हुक्म में है। आप घबराते क्यों हैं? जो बातें आपको पूछनी है पूछिए, फिर चंद्रकांता से मिलने की तरकीब बता दी जाएगी। कुमार ने कहा, ये वनकन्या कौन है? योगी ने कहा, राजा की लड़की है। कुमार ने कहा, इसने मुझ पर बहुत उपकार किए हैं, इसका क्या कारण है? योगी ने कहा, कारण ये है कि कुमारी चंद्रकांता और इसमें बहुत प्रेम है। कुमार ने कहा, अगर ऐसा है तो ये मुझसे शादी क्यों करना चाहती है? योगी ने कहा, तुम्हारे साथ शादी करने की इसको कोई जरूरत नहीं है, न ये तुमको चाहती ही है, न इसे तुमसे प्रेम ही है। केवल चंद्रकांता की जिद से लाचार है, क्योंकि उसको यही मंजूर है। योगी की आखिरी बात सुनकर कुमार मन में खुश हुए। फिर योगी से बोले, जब चंद्रकांता और इनमें इतनी मोहब्बत है तो ये मुझे उनके सामने क्यों नहीं ले जाती? योगी ने कहा, अभी उसका समय नहीं है। कुमार ने कहा, क्यों? योगी ने कहा, जब राजा सुरेंद्र सिंह और जय सिंह को आप यहाँ लाएंगे तब कुमारी चंद्रकांता आपके हवाले कर दी जाएगी। कुमार ने कहा, तो मैं अभी जाता हूँ और उन लोगों को लेकर आता हूँ। योगी ने कहा, मगर पहले हमारी एक बात का जवाब दो। कुमार ने कहा, क्या? योगी ने वनकन्या की तरफ इशारा करके कहा, इस लड़की ने तुम्हारी बहुत मदद की है। तुमने और तुम्हारे अय्यारों ने इसे देखा है। इसका हाल और कौन जानता है? और तुम्हारे अय्यारों के सिवा इसे किस किसने देखा है? कुमार ने कहा, मेरे और फतेह सिंह के अलावा इन्हें किसी ने नहीं देखा। ये लोग तो इसे आज देख रहे हैं। वनकन्या ने तेज सिंह की तरफ इशारा किया और कहा, एक बार ये मुझसे मिल गए हैं, मगर शायद वो हाल उन्होंने आपसे ना कहा हो, क्योंकि मैंने कसम दी थी। सुनकर कुमार ने तेज सिंह की तरफ देखा। तेज सिंह ने कहा, जी हाँ, ये उस वक्त की बात है जब आपने मुझसे कहा था कि आजकल तुम लोगों की अय्यारी में उल्ली लग गई है। तब मैंने कोशिश करके इनसे मुलाकात की थी। तब इन्होंने कहा था कि वो दिन आएगा कि चंद्रकांता और मैं कुमार की कहलाएंगी, मगर इस वक्त तुम मेरा पीछा मत करो, नहीं तो तुम लोगों के काम का हर्ज होगा। तब मैंने कहा, अगर आप इस बात की कसम खाती हैं कि चंद्रकांता कुमार को मिलेंगी तो इसी वक्त यहाँ से चला जाऊंगा। इन्होंने कहा, तुम भी इस वक्त कसम खाओ कि आज का हाल किसी से नहीं कहोगे जब तक तुम्हारा और मेरा सामना दोबारा ना हो। आखिर इस बात की हम दोनों ने कसम खाई थी। यही सबब है कि आपके पूछने पर भी मैंने नहीं बताया था। योगी ने कुमार से कहा, इस लड़की को सिवाय तुम्हारे और अय्यारों के किसी और ने नहीं देखा है, मगर इसका हाल तो तुम्हारे लश्कर वाले जानते होंगे कि आजकल कोई नई औरत आई है जो तुम्हारी मदद कर रही है। कुमार ने कहा, यह हाल किसी को भी नहीं मालूम, क्योंकि सिवाय अय्यारों के मैं और किसी से इनका हाल कहता ही नहीं था। हाँ, इनके नकाबपोश सवारों को हमारे लश्कर वालों ने देखा है, और इनका खत ले जाकर जब जब कोई हमारे पास गया है तो हमारे लश्कर वालों ने देखकर कुछ समझा ही होगा। योगी ने कहा, कोई हर्ज नहीं। ये बताओ, तुम्हारी ज़बानी राजा सुरेंद्र सिंह और जय सिंह ने कुछ सुना है? कुमार ने कहा, उन्होंने तो नहीं सुना। हाँ, तेज सिंह के पिता जीत सिंह से मैंने सब कुछ कहा था। शायद उन्होंने मेरे पिता से कहा हो। योगी ने, नहीं, जीत सिंह ये हाल तुम्हारे पिता से कभी नहीं कहेंगे। मगर अब तुम खूब ख्याल रखो कि वनकन्या ने जो जो काम तुम्हारे साथ किए हैं उनका हाल किसी को न मालूम हो। कुमार ने कहा, मैं किसी से नहीं कहूँगा, मगर ये तो बताएं कि इनका हाल किसी से ना कहने का क्या फायदा है? अगर मैं किसी से कहूँगा तो इनकी तारीफ ही होगी। योगी ने कहा, तुम लोगों के बीच में चाहे इसकी तारीफ हो, मगर ये हाल इसके माँ बाप सुनेंगे तो उन्हें दुख होगा। किसी बड़े घर की लड़की का पराये मर्द से मिलना और पत्र व्यवहार करना, ब्याह का संदेश देना अच्छी बात नहीं है। कुमार ने कहा, हाँ, ये बात तो ठीक है। इनके माता पिता कौन है और कहाँ रहते हैं? योगी ने कहा, इसका हाल तुम्हें मालूम हो जाएगा जब सुरेंद्र सिंह और महाराज जय सिंह यहाँ आएंगे और चंद्रकांता उनके हवाले कर दी जाएगी। कुमार ने कहा, मुझे हुक्म दीजिए, मैं इसी वक्त उन लोगों को लाने के लिए जाता हूँ। योगी ने कहा, यहाँ से जाने का ये कौन सा वक्त है? क्या शहर है ये? रात भर ठहरो, सुबह जाना। रात थोड़ी ही रह गई है, आराम कर लो। कुमार ने कहा, जैसी आपकी इच्छा। गर्मी बहुत थी। कुमार ने मैदान में सोना पसंद किया। योगी ने सोने के इंतजाम करवाए। योगी अपने कमरे की तरफ गए और वनकन्या दूसरी तरफ चली गई। थोड़ी सी रात बाकी थी। बातचीत करते बीत गई। सूरज नहीं निकला था।
योगी जी अकेले फिर कुमार के पास आए। मैं रात को एक बात कहना भूल गया था, इस वक्त बता देता हूँ। जब राजा जय सिंह इस खोह में आने को तैयार होंगे, बल्कि तुम्हारे पिता और राजा जय सिंह दोनों मिलकर इस खोह के दरवाजे तक आएं, तब पहले तुम उन लोगों को बाहर ही छोड़कर अपने अय्यारों के साथ यहाँ आकर हमसे मिल जाना। इसके बाद उन लोगों को यहाँ लाना। मगर योगी की आखिरी बात मानने से इनको ताजुब हुआ। कुमार और उनके अय्यारों को खिला पिला कर योगी ने विदा किया। देवी सिंह घोड़ा लेकर कुमार के पास पहुँचे। सवार होकर कुमार अपने अय्यारों के साथ नौगढ़ चल दिए। नौगढ़ पहुंचकर अपने पिता से मुलाकात की। महल में जाकर माँ से मिले। अपना कुल हाल किसी से नहीं कहा। पन्ना लाल की ज़बानी इतना हाल उनको मिला कि कोई जालिम खां इन लोगों का दुश्मन पैदा हुआ है, जिसने विजयगढ़ में कई खून किए हैं। वहाँ की प्रजा उसके नाम से कांप रही है। पंडित बद्रीनाथ उसको गिरफ्तार करने गए हैं। उनके जाने के बाद ये भी खबर मिली कि एक आफत खां नामी कोई दूसरा शख्स पैदा हुआ है, जिसने इश्तिहार दिया है कि फलाने दिन बद्रीनाथ का सिर लेके महल में पहुंचेगा और देखेगा कि कौन गिरफ्तार करता है। खबर को सुनकर कुंवर वीरेंद्र सिंह, तेज सिंह, देवी सिंह, ज्योतिषी जी बहुत घबराए। सोचने लगे जो भी हो विजयगढ़ पहुंचना चाहिए। ऐसे वक्त में वहां पहुंचकर महाराज जय सिंह की मदद करनी चाहिए। उन शैतानों के हाथ से प्रजा को न बचाएंगे तो कुमारी चंद्रकांता को हमेशा के लिए ताना मारने के लिए जगह मिल जाएगी और हम उसके सामने मुंह न दिखा पाएंगे। इसके बाद ये मालूम हुआ कि जीत सिंह 15 दिनों की छुट्टी पर कहीं गए हैं। इस खबर ने तेज सिंह को परेशान कर दिया। सोच में पड़ गए उनके पिता कहाँ गए हैं, क्योंकि बिरादरी में कहीं कुछ काम न था। किस बहाने से छुट्टी ली है। तेज सिंह ने घर जाकर माँ से पूछा, पिता कहाँ हैं? जवाब में उस बेचारी ने कहा, बेटा क्या अय्यारों के घर की औरतें इस लायक होती हैं कि मालिक उससे अपना ठीक ठाक हाल कहें? तेज सिंह चुप हो गए। दूसरे दिन सुरेंद्र सिंह के पूछने पर तेज सिंह ने इतना कहा, हम लोग चंद्रकांता को खोजने खोह में गए थे। एक योगी से मुलाकात हुई है, जिसने कहा है अगर महाराज सुरेंद्र सिंह और जय सिंह को लेकर मैं वहां जाऊं तो वो चंद्रकांता को बुलाकर उसके पिता के हवाले कर देंगे। इसी कारण हम लोग आपको और जय सिंह को लेने आए हैं। सुरेंद्र सिंह ने कहा, हम चलने को तैयार हैं, मगर जय सिंह की आफत है। पंडित बद्रीनाथ गए हैं, देखें क्या होता है। तुमने तो हाल सुन लिया होगा। तेज सिंह ने कहा, सुन चुका हूँ। हम लोगों का वहाँ पहुँचना जरूरी है। सुरेंद्र सिंह ने कहा, मैं खुद भी ये कहने आया था। कुमार की क्या राय है, वो जाएंगे या नहीं? तेज सिंह ने कहा, आप जानते हैं कुमार काल से भी नहीं डरते। जालिम खां क्या चीज है। राजा ने कहा, ठीक है, मगर किसी वीर पुरुष का मुकाबला करना हम लोगों का धर्म है और चोर और डाकुओं अय्यारों का मुकाबला करना तुम लोगों का काम है। क्या पता वो कहीं कुमार पर घात न लगाए। तेज सिंह ने कहा, वीरों और बहादुरों से लड़ना कुमार का काम है, सही बात है, मगर दुष्ट, चोर, डाकू और किसी की भी क्या मजाल है कि हम लोगों के रहते कुमार का बाल बांका हो जाए। राजा बोले, हम तो नाम के आगे जान को कोई चीज नहीं समझते, मगर दुष्ट घातियों से बचना धर्म है। सिवाय इसके कुमार के वहाँ जाने से मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तुम लोग जाओ, महाराज जय सिंह की मदद करो। जालिम खां गिरफ्तार हो जाए तो महाराज को सारा हाल बता कर लेते आओ। हम लोग खोह में चलते हैं। महाराज सुरेंद्र सिंह की मर्जी के खिलाफ तेज सिंह कुमार को विजयगढ़ नहीं ले जाना चाहते थे। उनके खास हाथ का लिखा हुआ खत का खलीता लेकर विजयगढ़ चल दिए। कुछ दूर जाकर दोपहर की धूप घने जंगलों के पेड़ों की झुरमुट में काटी और ठंडे होकर रवाना हुए। विजयगढ़ पहुंचकर महल में आधी रात को ठीक उस वक्त पहुंचे जब बहुत से लोगों की भीड़ जमा थी। हर आदमी चौकन्ना होकर चारों तरफ देख रहा था। अचानक पूरब की छत से धमाधम 6 आदमी कूदकर बीचों बीच भीड़ में आ गए, जिनके आगे आगे बद्रीनाथ का सिर लिए हुए आफत खां था। तेज सिंह को अभी तक किसी ने नहीं देखा। इस वक्त उन्होंने ललकार कर कहा, पकड़ो इन नालायकों को, अब देखते क्या हो। इतना कहकर अपना कमन फैलाकर उन लोगों की तरफ फेंक दिया। बहुत से आदमी टूट पड़े। उन लोगों के हाथ में जो गेंद मौजूद थे जमीन पर पटकने लगे, मगर कुछ नहीं, वहाँ तो मामला ठंडा था। गेंद क्या थी, धोखा था। कुछ करते धरते ना बना, सब गिरफ्तार हो गए। अब तेज सिंह को सभी ने देखा। आफत खां ने इनकी तरफ देखा, कहा, तेज मेमचे बदरी। इतना सुनते ही तेज सिंह ने आफत खां का हाथ पकड़कर इन सब से अलग किया, हाथ पैर खोलकर गले से लगा लिया। सब शोरगुल मचाने लगे। हाँ हाँ, क्या करते हो, ये दुष्ट है, इसी ने तो बद्रीनाथ को मारा है, इसी के हाथ में बद्री का सिर है, तुम्हें क्या हो गया है? तेज सिंह ने भुड़क कर कहा, चुप रहो, कुछ खबर है ये कौन है? बद्रीनाथ को मारना खेल है क्या? तेज सिंह की इज्जत को सब जानते थे, किसी की मजाल न थी, उनकी बात कौन काटता। आफत खां को उनके हवाले करना पड़ा, मगर 5 आदमियों को खूब मजबूती से बांधा। आफत खां का हाथ भी तेज सिंह ने छोड़ दिया और साथ लिए हुए महाराज जय सिंह की तरफ चले। जालिम खां और उसके साथियों के गिरफ्तार हो जाने पर भी लोग कांप रहे थे। महाराज भी दूर से सबका तमाशा देख रहे थे। तेज सिंह को आफत खां के साथ अपनी तरफ आते देख घबरा गए। म्यान से तलवार खींच ली। तेज सिंह ने पुकार कर कहा, घबराइए नहीं, आपके दुश्मन नहीं हैं। ये जो हमारे साथ हैं
ये वास्तव में पंडित बद्रीनाथ हैं। कहकर आफत खां की दाढ़ी हाथ से पकड़कर झटक दी, जिससे बद्रीनाथ कुछ पहचाने गए। महाराज जय सिंह की हालत कुछ ठीक हुई। बद्रीनाथ उनके साथ क्यों थे? बद्रीनाथ ने कहा, महाराज अगर मैं उनका साथी न बनता तो यहाँ तक वो कैसे आते, गिरफ्तार कैसे होते? महाराज ने कहा, ये सिर किसका लटक रहा है तुम्हारे हाथ में? बद्रीनाथ ने कहा, मोम का। खलबली मच गई। जालिम खां को बद्रीनाथ भैया ने गिरफ्तार कराया। चारों तरफ भीड़ लग गई, एक पर एक टूटा पड़ता था। बड़ी ही मुश्किल से बद्रीनाथ ने उस झुंड को अलग किया। जालिम खां वगैरह को मालूम हो गया था कि आफत खां, कृपा निधान बद्रीनाथ थे, जिन्होंने धोखा देकर फंसा लिया है, मगर क्या कर सकते थे? हाथ पैर बंधे थे, जोर नहीं चल रहा था। बद्रीनाथ को गालियां देने लगे। बद्रीनाथ हंसने लगे। महाराज भी हंस पड़े। महाराज के हुक्म से सब आदमी महल के बाहर कर दिए गए। सिर्फ थोड़े से लोग रह गए और महल के अंदर ही कोठरी में हाथ पैर जोड़े जालिम खां और उसके साथी बंद कर दिए गए। पानी मंगवाकर बद्रीनाथ का हाथ पैर धुलवाया गया। दीवान खाने में बैठकर बद्रीनाथ से सब खुलासा हाल जालिम खां की गिरफ्तारी का पूछा गया। तेज सिंह भी सुनने के लिए व्याकुल हो रहे थे। बद्रीनाथ ने कहा, महाराज इस दुष्ट जालिम खां से मिलने से पहले मैंने ये तरकीब निकाली थी और अपना नाम आफत खां रखकर इश्तिहार किया था। महाराज ने कहा, ये टेटी चोटी क्या है? बद्रीनाथ बोले, अयारी में टेटी चोटी भयानक नाले को कहते हैं। इसके बाद बद्रीनाथ ने सारा हाल कह सुनाया। महाराज बहुत खुश हुए। इनाम में बहुत सी जागीर बद्रीनाथ को देना चाहिए, मगर उन्होंने इनकार कर दिया। कहा, बिना मालिक की आज्ञा के मैं आपसे कुछ नहीं लूंगा। मैं उनकी तरफ से जिस काम पर मुकर्रर किया गया था उसे पूरा किया और इस तरह से कुछ भी लेने से उज्र किया। बद्रीनाथ की बात सुनकर महाराज बहुत खुश हुए और इरादा किया कि किसी न किसी मौके पर वो बद्रीनाथ को बहुत कुछ देंगे, जिसे लेने से वो इनकार न कर सकेंगे। सवेरा हो गया। तेज सिंह और बद्रीनाथ महाराज से विदा होकर दीवान हरदयाल सिंह के घर गए। सुबह सुबह खुशी से महाराज ने दरबार किया। तेज सिंह और बद्रीनाथ भी बड़ी इज्जत से बैठाए गए। महाराज के हुक्म से जालिम खां और उसके चारों साथी दरबार में आए। तेज सिंह ने पूछा, क्यों जी, तुम्हारा नाम जालिम खां है या कुछ और है? जालिम खां ने कहा, इसका जवाब बाद में दूंगा, पहले ये बताइए आपके यहाँ अय्यारों को मारने का कायदा है या नहीं है? तेज सिंह ने कहा, हमारे यहाँ हिंदुस्तान भर में कोई भी धर्मनिष्ठ हिंदू राजा अय्यारों को कभी नहीं मारता। हाँ, वो अय्यार जो अपने कायदे से बाहर निकलकर काम करेगा वो मारा जाएगा। जालिम खां ने कहा, तो क्या हम लोग मारे जाएंगे? तेज सिंह ने कहा, ये खुशी महाराज की है, मगर तुम लोग अय्यार हो जो ऐसी बातें पूछते हो? जालिम खां ने कहा, हाँ हम लोग अय्यार हैं। तेज सिंह ने कहा, छी छी, ऐसी अय्यारी का नाम बदनाम करते हो, तुम तो डाकू हो, तुम्हारा अय्यारी से क्या वास्ता है? जालिम खां ने कहा, हम लोग कई पुश्त से अय्यार हैं, आज नहीं बने हैं। तेज सिंह ने कहा, तुम्हारे बाप दादा अय्यार हुए हो तो पता नहीं, तुम लोग तो खास से डाकू हो। जालिम खां ने कहा, जब आपने हमारा नाम डाकू रखा है तो बचने की क्या उम्मीद हो सकती है? तेज सिंह ने कहा, खैर जो भी हो, बताओ कौन हो? जालिम खां बोला, जब मरना ही है तो नाम बताकर बदनामी क्यों करनी है? यदि जान से ना मारने का वादा करो तो कहता हूँ। तेज सिंह ने कहा, वादा नहीं हो सकता, अपना हाल तुमको झक मार के कहना होगा। जालिम खां ने कहा, कभी नहीं कहूंगा। तेज सिंह ने कहा, फिर जूतों से तुम्हारी खबर ली जाएगी। जालिम खां ने कहा, जो हो कर लो। बद्रीनाथ ने कहा, वाह रे जूताखोर। जालिम खां ने बद्रीनाथ से कहा, उस्ताद तुमने बहुत धोखा दिया, मानता हूँ तुमको। बद्रीनाथ ने कहा, मानने से क्या होता है, आज नहीं तो कल तुम लोगों के सिर धड़ से अलग होंगे। जालिम खां ने कहा, अफसोस मैं कुछ कर नहीं पाया। तेज सिंह ने सोचा, बकवास से कोई मतलब न निकलेगा, हजार सर पटकेंगे, जालिम खां अपना ठीक ठीक हाल नहीं कहेगा। तेज सिंह ने कहा, महाराज इनको कैद खाने में भेजा जाए, जैसा होगा बाद में देखेंगे। तेज सिंह के कहे मुताबिक उन डाकुओं में से एक को उसी जगह छोड़कर बाकी को कैद खाने की तरफ रवाना किया गया। जाते समय जालिम खां ने तेज सिंह की तरफ देखा और कहा, तुम बहुत चालाक हो, तुमने उस आदमी के चेहरे से उसके दिल का हाल पहचान लिया है और डरपोक को चुनकर रख लिया है, अब तुम्हारा काम निकल जाएगा। तेज सिंह ने मुस्कुराकर जवाब दिया, पहले इसकी दुर्दशा कर ली जाए, एक एक करके तुम सब लाए जाओगे। वो आदमी हकीकत में बहुत डरपोक था। तेज सिंह ने कहा, लोहे की सलाख और अंगीठी लाओ और उसे गर्म करो। डाकू की जो हालत थी उसे कहना मुश्किल है। 4-5 लोहे के सीखचे और कोयले से भरी हुई अंगीठी लाई गई और उस पर सलाखों को गर्म किया गया। डाकू से न रहा गया। उसने पूछा, इन सीखचों को तपा कर क्या करोगे? तेज सिंह ने कहा, तुम्हारी आंखों में डालूंगा। डाकू ने कहा, आप लोग तो रहमदिल हैं, तकलीफ देकर मारना क्या रहमदिली है? तेज सिंह ने हंसकर कहा, तुम लोगों को छोड़ना बड़े संगदिली का काम होगा। जब तक तुम जिंदा रहोगे जाने लेते रहोगे। बेहतर है तुम्हारी छुट्टी कर दी जाए। जितनी तकलीफ देकर तुम्हारी जान लूंगा उतना ही डर तुम्हारे शैतान भाइयों को होगा। डाकू ने कहा, तो क्या आप जान नहीं बच सकती? तेज सिंह ने कहा, अगर ठीक ठाक अपने साथियों का हाल कह दो तो छोड़ दिए जाओगे। डाकू ने कहा, ठीक है मैं हाल कहता हूँ।
तेज सिंह ने कहा, हम कैसे जानेंगे कि तुम सच्चे हो? डाकू ने कहा, मैं साबित कर दूंगा। इस वक्त दरबार में भीड़ लगी थी। तेज सिंह ने आंख की अंगीठी क्यों मंगवाई है? लोहे की सलाई किस काम आएंगी? ये डाकू अपना हाल ठीक ठाक कहेगा या नहीं? ये सब बातें जानने के लिए आपको भी दरबारियों के साथ करना होगा कल तक का इंतजार।